हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सरदारी लड़ाई पर एक निबंध लिखे। आज मैं आप लोग को बताऊंगी सरदारी लड़ाई के बारे में। भूमिज विद्रोह जिन भूमि समस्या और पुराने मुद्दों को लेकर हुए थे, उनका इन विद्रोहों के बाद भी अंत नहीं हुआ था। सरकार और रैयतों के बीच से जिन बिचौलियों को हटाने के लिए ये दोनों आंदोलन हुए थे, वे फिर वापस आ गए थे और उन्होंने आदिवासियों से खुलकर बदला लिया। भूमि व्यवस्था के विघटन की प्रक्रिया पहले की तरह चलती रही। आदिवासियों की जमीन छीनी जाती रही। अपनी जमीन से वंचित आदिवासी भाग खड़े होने को विवश होते रहे। कोल विद्रोह के समय जो आदिवासी भाग गए थे, उनकी जमीन दूसरे लोगों ने हथिया ली थी। कुछ वर्ष बाद जब आदिवासी वापस आए तो जमीन के नए मालिकों ने उन्हें जमीन लौटाने से इनकार कर दिया। अपनी जमीन से भगाए गए इन्हीं आदिवासियों ने सरदार आंदोलन की नींव डाली। 1850 ईस्वी और उसके बाद इस क्षेत्र में अनेक आदिवासियों द्वारा ईसाई धर्म अपनाए जाने के बाद भूमि समस्या और भी जटिल हो गई। कुछ लोगों ने धार्मिक उद्देश्य से ईसाई धर्म को अपनाया था, लेकिन अधिकांश ईसाई धर्म की छत्र छाया में इसी आशा से आए थे कि ईसाई हो जाने के बाद उन्हें उनकी जमीन और अन्य अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकेगा। ये लोग करीब 50 वर्षों से अत्याचारों के शिकार होते आए थे। अब उनमें आशा जगी थी कि उन्हें धार्मिक जीवन में मोक्ष भले ना मिले, आर्थिक क्षेत्र में उत्पीड़न से उन्हें अवश्य मुक्ति मिलेगी। 1850 ईस्वी से लेकर 1859 ईस्वी तक जमींदार बराबर यह हल्ला करते रहे कि पादरीगण ईसाई आदिवासियों के पक्ष में हस्तक्षेप कर रहे थे। इन्हीं जमींदारों ने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय रांची स्थित जर्मन मिशन के कार्यालय और गिरजाघर पर हमला किया था। सरदार आंदोलन अर्थात भूमि के लिए लड़ाई, जिसे मुल्की लड़ाई भी कहते थे, 40 वर्षों तक चला। यही आंदोलन बाद में विरसा आंदोलन का आधार बना। कोल विद्रोह के नेताओं की तरह सरदारी आंदोलन के नेता ने भी दावा किया कि वे वास्तव में उन लोगों के वंशज थे जिनके साथ सबसे शुरू में भूमि बंदोबस्त की गई थी। उनका उद्देश्य जमींदारों के निकल बाहर करना था। उन्होंने भेंट बेगारी तथा भूमि संबंध इन प्रतिबंधों का जोरदार विरोध किया, क्योंकि इन सबों से महिलाओं, बच्चों तथा दूसरे उत्पीड़ित लोगों पर प्रभाव पड़ता था। उन्होंने जनता को तामड़ और कौल विद्रोहों के समय विद्रोहियों के बहादुरी भरे कारनामों का स्मरण दिलाया। यद्यपि स्वयं उन्होंने प्रार्थना, विरोध और आवेदन देने का कानूनी रास्ता अपनाकर अपना खोया राज्य फिर से वापस लेने की कोशिश की। उन लोगों ने डीकुओं, जजों और प्रशासकों को अविश्वास की नज़र से देखा, क्योंकि उनकी नज़र में ये लोग जमींदारों के समर्थक थे। उन लोगों ने आखिर तक मालगुजारी देने से इनकार किया और मालगुजारी वसूल करने के लिए आए कर्मचारियों को अपने घर से निकाल दिया, उस जमीन से जिसे वे अपनी पुश्तैनी जमीन मानते थे। जमींदारों और ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की गई। उन लोगों ने अपने खोए अधिकारों और ज़मीन को वापस लेने के लिए कानूनी कार्रवाई करने के निमित्त चंदा इकट्ठा किया। जो लोग यह चंदा देने से इनकार करते थे, उन्होंने धमकी दी कि जब वे स्वयं मालिक हो जाएंगे तो चंदा न देने वालों को अपना नौकर, चपरासी अथवा मजदूर बनाकर छोड़ेंगे। ये ईसाई रेत अपने पूर्व इतिहास से प्रेरणा लेते थे, जबकि आदिवासी डीकुओं के प्रभाव से मुक्त थे। इन लोगों को मिशन स्कूलों में शिक्षा के दौरान बतलाया गया था कि डीकू ही उनके वास्तविक शत्रु थे। एक समय ऐसा भी आया जब आदिवासियों ने मांग की कि उन्हें प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन रखा जाए और छोटा नागपुर के राजा से उन्हें मुक्त करा दिया जाए। यह एक नई बात थी, क्योंकि शुरू में ना तो वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे और न छोटा नागपुर के राजाओं के भूमि आंदोलन 1858 से 1881 ईस्वी। छोटा नागपुर खास में 1858 ईस्वी में जो व्यापक उपद्रव हुए, उनका संबंध भूमि से था। ये उपद्रव धीरे धीरे बढ़ते हुए सोनपुर, वास्यो, दोईसा और खुरबरा तक फैल गए थे। अक्टूबर 1858 ईस्वी में अनेक गांवों के ईसाइयों ने अपने उत्पीड़क जमींदारों का विरोध किया। नवंबर 1858 ईस्वी में कई जागीरदारों और
उनके रैयतों के बीच लड़ाई हुई। संपूर्ण भुईहरी क्षेत्र में आंदोलन फैल गया था। इस पर सरकार ने निर्णय लिया कि भुईहरी कारतों को परिभाषा तैयार करके उनका स्वरूप निर्धारित किया जाए। यह काम लाल लेखनाथ के सौंपा गया। लेकिन अगस्त 1862 ईस्वी में लाल लोकनाथ की मृत्यु हो गई। तब तक वे केवल 427 गांवों के बारे में जांच पूरी कर सके थे। लेकिन लोकनाथ के काम से मुंडाओं को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि वे समझते थे कि किसी गैर मुंडा द्वारा उनके प्रति न्याय हो ही नहीं सकता था। 1862 से 1881 ईस्वी तक समय समय पर जमींदारों और उनके रैयतों के बीच कई जगह झगड़े हुए। 1867 ईस्वी में ईसाइयों ने स्थानीय सरकारी अधिकारी और छोटा नागपुर के राजा के विरुद्ध एक याचिका दायर की। इस याचिका को ध्यान में रखते हुए 1867 ईस्वी का एक्ट जारी किया गया, जिसके अनुसार पिछले 20 वर्षों में जिन रैयतों से भुईहरी जमीन छीनी गई थी, उन्हें जमीन वापस दिए जाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय लाल लोकनाथ द्वारा भुईहरी सर्वेक्षण कार्य के सिलसिले में जुटाए गए प्रमाणों के आधार पर लिया गया था। जमीन लौटाने की यह प्रक्रिया 1867 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक चलती रही और छोटा नागपुर के 25 परगनों के अंतर्गत 2482 गांवों को रजिस्ट्री हुई। इस तरह भुईहरी जमींदारियों में उन विवादों का अंत हुआ जो हरी और मंझियस कस्बों के संबंध में चले आ रहे थे। लेकिन यह व्यवस्था भी सरदारों को संतुष्ट नहीं कर सकी, क्योंकि वे तो उस सभी जमीन की वापसी चाहते थे जिस पर उनके पूर्वजों का अधिकार था। भुईहरी बंदोबस्त के बाद भी कई प्रकार के कष्ट छूट गए, जैसे राजहंस, खुंटकटी और कोरकर इत्यादि। इन कष्टों को लेकर भूमि संबंधी उपद्रव बराबर होते थे, क्योंकि जमींदार धीरे धीरे इन कष्टों को अपने कब्जे में ले रहे थे और रैयत इसका विरोध कर रहे थे। 1876 ईस्वी में जर्मन मिशन ने एक याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि सर्वेक्षण करने वाले देशी कमिश्नर जमींदार का साथ दे रहे थे। इस याचिका में यह भी मांग की गई थी कि सभी प्रकार के कर उठा लिया जाए। सरकार ने मिशन के सहानुभूति दृष्टिकोण की प्रशंसा तो की, लेकिन यह भी कहा कि केवल ईसाई हो जाने से आदिवासियों को कोई लाभ नहीं उठाने दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने देशी कमिश्नरों के विरुद्ध मिशन की शिकायत को अस्वीकार कर दिया। सरदारी आंदोलन के इतिहास का दूसरा चरण 19वीं शताब्दी के 90 दशक में बीता। आंदोलन के इस चरण में पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना की बात की गई। 1879 ईस्वी की एक याचिका में मुंडाओं ने दावा किया कि छोटा नागपुर उनका है। 1881 ईस्वी में सरदारों ने एक दल ने, जिसका नेतृत्व जॉन बैपटिस्ट नामक व्यक्ति कर रहा था, अपने को छोटा नागपुर राज्य की पुरानी राजधानी दोइसा में स्थापित कर छोटा नागपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इस आंदोलन के सभी नेता पकड़े गए और उन्हें सजा दी गई। जर्मन और कैथोलिक दोनों ही मिशनों से सरदारों ने बाद में अपना संबंध तोड़ लिया, बल्कि मिशनरियों का कड़ी भाषा में विरोध किया। फिर वे लोग अपनी मांग के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से रोमन कैथोलिक मिशन की ओर मुड़े और इस तरह तोरपा मिशन के लीमेस के प्रयासों से आरसी मिशन के ईसाइयों की संख्या का एकाएक बहुत बढ़ गई। लीमेंस ने 1889 से 1890 ईस्वी में रोमन कैथोलिक ईसाई आंदोलन को बसिया, पालकोट, सिसई, चैनपुर आदि स्थानों में फैलाया। बहुत से लोगों के बाल काट कर और डरा धमकाकर रोमन कैथोलिक धर्म में दीक्षित किया गया। जमींदारों और रैयतों के बीच विरोध की भावना बढ़ती जा रही थी, इसलिए कैथोलिक मिशन ने चेतावनी दी कि मिशन के लोग भूमि समस्या में टांग अड़ाने की मूर्खता न करें। करीब 200 रोमन कैथोलिक धर्म प्रचारक पकड़े गए। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। रोमन कैथोलिक मिशन का प्रभाव घट जाने के बाद सरदारों की कानूनी सहायता दी, लेकिन जेकब को छोड़कर कलकत्ता के शेष वकीलों से उनका मोह भंग हो चुका था, क्योंकि ब्रिटिश सामग्री वायसराय और ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल तक बहस करने का झूठा आश्वासन देकर 1 लाख से भी ज़्यादा रुपया ऐंठ लिया था।
फलतः 1890 ईस्वी के बाद सरकारी आंदोलन का स्वरूप राजनीतिक हो गया। अब सरदार यूरोपियनों, मिशनरियों और अफसरी तीनों के खिलाफ हो गए, क्योंकि उन्हें संदेह था कि जमींदारों ने इस तीनों को खरीद लिया था। वकीलों से भी उन्हें चिढ़ हो गई थी और अब अपनी लड़ाई बिना किसी सहायता के लड़ने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सरदारों के विचार से सरकारी अफसरों और डिकुओं के बीच साठगांठ को न्यायालय द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता था। इस तरह कुछ सरदारों ने कानूनी रास्ता बिल्कुल ही छोड़ दिया। कुछ नहीं, सरदारों के स्पष्ट मत था कि ब्रिटिश शासन ही उनकी तकलीफ़ों की जड़ था, क्योंकि उनके दुश्मनों, डिकुओं और जमींदारों की रक्षा के लिए तुरंत सामने आ जाता था। इसलिए उन लोगों ने निर्णय लिया कि सभी यूरोपियनों को मार डाला जाए। 1892 ईस्वी में ठेकेदारों और मिशनरियों को मारने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन नेतृत्व के अभाव में यह षड्यंत्र असफल हो गया। अब सरदारों के एक नए नेतृत्व की आवश्यकता जान पड़ने लगी और बाद में उनके आंदोलन ने और भी सशक्त रूप ग्रहण कर लिया। नया नेतृत्व ग्रहण नहीं किया, फिर भी सरदारों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए भीड़ जुटाने के लिए विरसा की लोकप्रियता का फायदा उठाया। विरसा के आंदोलन में सरदारों का शामिल हो जाना एक महत्वपूर्ण बात थी और इससे विरसा आंदोलन को व्यापक आधार प्राप्त हुआ। लूथरन स्कूल के अध्यापक बोर्डिएन्यू उन दिनों सरदार आंदोलन में बहुत रुचि ले रहा था और तोरपा क्षेत्र में सरदार आंदोलन नेता जोहान था। तीसरा महत्वपूर्ण सरदार नेता एलिजबर्ट था, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि यद्यपि विरसा पर सरदारों का प्रभाव था, वह उनका प्रवक्ता नहीं था। वह केवल इतना ही था कि विरसा के सामने आ जाने से सरदार आंदोलन को एक स्पष्ट और ठोस राजनीतिक कार्यक्रम मिल गया था। दूसरी ओर इस आंदोलन का बेढंगापन विरसा आंदोलन को प्रभावित किए बिना नहीं रहा, जैसे कि हम सभी विदेशियों को मार डालेंगे, मुंडा राज्य कायम करेंगे और इसलिए हमालगुजारी नहीं देंगे। सरदार आंदोलन के प्रभाव से विरसा आंदोलन का स्वर भी बदल गया। विरसा आंदोलन अब डिकुओं के खिलाफ माना जाने लगा और विरसा आंदोलन और सरदारी आंदोलन का परस्पर गहरा संबंध हो गया। विरसा की पहली बार जेल जाने और रिहाई मिलने के बाद उसके आंदोलन का स्वरूप पूर्णतः राजनीतिक हो गया था और उसके आंदोलन की ओर मुंडा सरदार और भी आकर्षित हो गए थे। विरसा की सभाओं में वे बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा होने लगे और डोंबारी पहाड़ पर होने वाली सभा संभवतः सबसे बड़ी थी। नए सरदारों के विचारों और हिंसा पर जोर देने की प्रवृत्ति ने आंदोलन को प्रभावित किया। आगजनी और तीरों की महामारी के समय मुंडा सरदार विरसा आंदोलन का प्रचार गांव-गांव में कर रहे थे और उनके प्रभाव के कारण चारों ओर भय का राज फैल गया था। इस तरह सरदारी आंदोलन का अंत भी विरसा आंदोलन के साथ ही हुआ। विरसा के अन्य अनुयायियों के साथ सरदारों पर भी मुकदमे चले और उनमें से कई को सजाएं दी गई, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और उनकी स्थिति सुधारने के लिए सरकार को 1908 ईस्वी का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित करना पड़ा, जिससे भूमि के मामले में आदिवासियों को कई प्रकार की राहत प्राप्त हुई। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।